हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो हम चलते हैं अपने शब्द रूपानी के, हमारा कौन सा ये नेक्स्ट पार्ट है, 5th पार्ट है, जिसमें हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को हमने जो वीडियो बनाया उसमें हमने उनके शब्द रूपों को याद करना आपको सिखाया कि किस प्रकार से उनको याद किया जा सकता है और उनके अर्थ किस प्रकार हम लगाते हैं। यदि हमारे पास कोई शब्द आते हैं या अनुवाद के लिए जब वाक्य आते हैं तो हम के शब्द आएगा तो हम क्या रूप लगाएंगे, को शब्द आएगा तो क्या रूप लगाएंगे, के लिए शब्द आ जाए तो क्या रूप बनाना है, किस विभक्ति का प्रयोग करना है, ये हमने उसमें सीख लिया है। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर, और हमने आपको लास्ट वीडियो में कुछ हमने आपको ये भी बताए हुए थे कि शब्द भी दिए हुए थे कि इनको आपको क्या बनाना है, इनके रूप बनाइएगा। तो आपने किए क्या इनके, कि जैसे ये माला हो गई तो माला किसी लड़की का नाम भी हो सकता है और जो हम फूलों की माला पहनते हैं उसका भी अर्थ होता है, ठीक है, वो भी माला होती है। गायिका यानी गाने वाली, ठीक है, गाने वाली कोई महिला होंगी उनको क्या कहेंगे, गायिका, ठीक है। हमारी फिर आती लेखिका यानी कोई लेखन का कार्य करने वाली महिला होंगी। पिपीलिका किसको कहते हैं, चींटियों को, जो हमारी चींटी होती है उसको क्या कहते हैं हम, पिपीलिका। स्थालिका किसको कहते हैं हम, थाली को, है ना। अर्थ भी बताए नहीं आपको, हो सकता है कि कई लोगों को, जैसे अब हम तो क्या जो रेगुलर देख रहे हैं उनको तो ये चीज़ें आ ही गई होंगी, क्योंकि ये अपने उसमें हम अपने जो पढ़ाते हैं तो उसमें ये चीज़ें आती जाती हैं और हम उनके अर्थ आपको बताते जाते हैं। क्योंकि हमारा जो 2nd चैप्टर था स्त्रीलिंग शब्द, उसमें भी हम ये बहुत सारे रूप आए थे जिनको हम बताते गए थे आपको। शिक्षक द्विचक्रिका किसको कहते हैं, हमारी साइकिल को, ठीक है। शिक्षिका आपको पता ही कि है कि आपकी जो शिक्षिका होती हैं पढ़ाने वाली, उनको हम क्या कहते हैं, क्या शिक्षिका। यहाँ पे सुता यानी होती है बेटी, किसको कहते हैं, बेटी को कहते हैं। बालिका कौन होती है, लड़की। छात्रा कौन होती है, छात्रा भी कौन होती है, पढ़ने वाली लड़की। ठीक है। और यहीं पे हमारी होती है शक्तिका, किसको कहते हैं, बैलगाड़ी को, या बच्चे जो छोटी गाड़ी से घूमते हैं ना, लकड़ी की गाड़ी से, उसको हम कहते हैं शक्तिका, ठीक है। ये हमारी लेखिका गायिका हो गई, गाने वाली, ठीक है। लेखिका लिखने वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने उनके आपको बता दिए। और भी अगर कोई ऐसे शब्द हो, आकारांत शब्द दिखें आपको और आपको ये लगे कि इनका आपको अर्थ नहीं आ रहा है, तो आप बताइएगा। वैसे हमने जो स्त्रीलिंग शब्द भी बताए हैं उनमें भी हमने बहुत सारे शब्द आपको बताया, उनके अर्थ भी साथ साथ में बताते गए हैं। तो लास्ट वीडियोस जो आप सर्च करेंगे, जिसमें हमने अपने लिंग बोध नाम का पढ़ाया था, जिसमें स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ाया था, उसमें भी हमने स्त्रीलिंग शब्द बहुत सारे आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे कौन से आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गए, हमने इनके आपको अर्थ भी बता दिए। तो हम थोड़ा सा इनको एक बार रिमाइंड कर लें कि हम किस प्रकार से इनके रूप बनाना है हमें इनका, कि एक वचन के लिए क्या बनाना है। पहले हम मूल शब्द लिख लेते हैं, माला, माला, फिर माला। देखिए इस प्रकार से बनाएंगे ना तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे बनाना। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे जो भी होते हैं वो याद करते रहते हैं और फिर भी उनको याद नहीं हो पाता है। सिर्फ माला ना लेके हम और भी शब्द ये ले सकते हैं, जैसे माला को इसमें हमने ले लिया, प्रथमा विभक्ति में बना देते हैं इसके माला का, ठीक है। तो माला का पहला जो मूल शब्द होगा एक वचन में वही रूप रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें क्या हो जाता है, एक ही मात्रा आ जाती है, तो ये हो जाएगा माले। और ये बहुवचन में क्या हो जाता है, आह शब्द लग जाता है, ठीक है। यही हुआ था। द्विवचन के रूप में गायिका का हम बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्या लगेगा, मां हलंत में अंत में लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, गायिकाम। हम ये इसलिए करवा रहे हैं कि आपने यदि इनके रूप बनाए हैं तो अब आप मैच कीजिएगा कि हमने सही बनाए या नहीं बनाए, ठीक है।
और ये हो जाएगा हमारा गायिके, और बहुवचन इसका समान ही रहता है जैसा कि एक वचन में रहता है, गायिका। ठीक है, अब हमारा आया नेक्स्ट लेखिका। ठीक है, तो लेखिका, अब हमने आपको बताया था कि जब तृतीया विभक्ति में आप एक वचन का रूप बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस को हटा के, इस बड़े आ की मात्रा को हटा के या शब्द लगा देंगे, केवल बड़े आ की मात्रा ना लगा के या शब्द लगा देंगे, तो लेखिकाया। और यहाँ पे अपने 3 में तो अब अपने तृतीया चतुर्थी पंचमी तो भ्याम शब्द लगना है, तो लेखिकाभ्याम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने बताया था कि तृतीया में जहाँ पर अकारांत पुल्लिंग शब्द में अई शब्द लग जाता है, यानी अई की मात्रा और विसर्ग लग जाते हैं, वहीं पे यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, लेखिका भी, यहाँ पे भी शब्द जुड़ जाता है इसमें। ठीक है, वैसा कि वैसे रहता है, सिर्फ भी शब्द जुड़ जाता है। अब यहाँ पे आया ये पिपीलिका, तो अब पिपीलिका को हम क्या करेंगे, चतुर्थी विभक्ति में बना लेते हैं, तो हम कहेंगे पिपीलिकायै। ठीक है, यहाँ पे वही भ्याम लगा देंगे, पिपीलिकाभ्याम। और यहाँ पे क्या आया था, वहाँ जहाँ पे अकारांत में ए भ्य शब्द आया था, इसमें सिर्फ भ्य शब्द आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा पिपीलिकाभ्यः, पिपीलिकाभ्यः। ठीक है, तो ये हमारे चतुर्थी विभक्ति में बन गए। पंचमी में क्या बनना है, इसमें हमने पंचमी का आपको बताया था कि इसी के प्रकार का बनता है, तृतीया के प्रकार का बनता है। तो हमारा अगला शब्द है स्थालिका, तो हम स्थालिका पहले लिख लेंगे। और हमने क्या कहा था, इसमें जहाँ पे बड़े आ की मात्रा हट गई थी, पंचमी और षष्ठी में बड़े आ की मात्रा नहीं हटेगी, मूल शब्द वही रहेगा, सिर्फ उसमें याह शब्द और जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या करना है, पंचमी तक तो, तृतीया चतुर्थी पंचमी तक तो हमें भ्याम शब्द ही लगाना है, तो हम क्या कहेंगे, स्थालिका भ्याम। ठीक है, और चतुर्थी पंचमी का एक ही प्रकार का बनता है, तो हो जाएगा ये स्थालिकाभ्यः। देखिए, जब हम इन चीज़ों को बार बार बनाते ना, तो हमें फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ याद आ जाती है कि भ्याम शब्द कहाँ पे लगाना है, तृतीया चतुर्थी पंचमी, कि इनके अगर द्विवचन के रूप हैं तो हमें वहाँ पे क्या प्रयोग करना है, भ्याम शब्द करना है। वहीं पे हमें याद आएगा कि भ्यः शब्द लगा हुआ है, तो वो चतुर्थी पंचमी का कौन सा होगा, हमारा बहुवचन का रूप होगा। इसलिए हम इस चीज़ को बार बार आप लोगों को दोहरा देते हैं, अब कि जिससे आपको सुनते सुनते ही याद हो जाए। अब हमारा अगला शब्द आता है द्विचक्रिका। द्विचक्रिका ये है। अब इसमें क्या लगाना है, द्विचक्रिका में याह शब्द लगा देना है, तो पंचमी षष्ठी एक ही प्रकार के बन गए। अब षष्ठी विभक्ति में क्या करना है, जैसे वहां पे भी योह शब्द लगा था, यहाँ पे भी योह शब्द लगा देते हैं, तो हमारा द्विचक्रिका लिख दिया हमने। ठीक है, बस यहाँ पे ये करना है कि जो या का, जो बड़े आ का डंडा है वो हट जाएगा, बड़े आ की मात्रा हट जाएगी और योह शब्द हो जाएगा, द्विचक्रिकयोः। ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम आ गया, द्विचक्रिका, द्विचक्रिका नाम, ये हमारा नाम हो गया। ये दोनों तो एक जैसे हो ही गए। अब हमारा किस विभक्ति पे आ गए हम, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी। अब आ गए हम अपने सप्तमी पर, तो हमारा सप्तमी पे हमारा शब्द मिल जाता है शिक्षिका। शिक्षिका इसका मूल शब्द हो गया, और सिर्फ क्या जोड़ेंगे, या याम, तो ये हो जाएगा याम। ठीक है, अब यहाँ पे बस यही सेम, षष्ठी और सप्तमी एक ही प्रकार के बनने हैं, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक जैसे बनने हैं, प्रथमा द्वितीया एक जैसे बनने हैं, तो ये हमारा हो जाएगा शिक्षिकयोः, ये हो गया। और यहाँ पे नाम के बाद क्या आ जाता है, सु, तो ये हो जाएगा हमारा
शिक्षिकासु। लीजिए बन गए। कितनी देर लगी, सिर्फ इनको याद रखा हमने। पहले का तो जैसा का तैसा लिखना है, पहले में कोई परिवर्तन नहीं करना है, दूसरे में अम शब्द आना है यानी म हलंत आना है, हो गया। फिर यहां से याद कर लीजिए, अया या अया यई या अया यई या यम। बस इसमें अया हो जाएगा। तीन एक जैसे ही दिख रहे हैं, देखिए तृतीया भी समानता मिल रही है, पंचमी और षष्ठी में भी समानता मिल रही है। ध्यान देने का क्या बात है कि इसमें बड़े आ की मात्रा और विसर्ग नहीं आएंगे, और जो पंचमी षष्ठी होगी उसमें बड़े आ की मात्रा और विसर्ग आ जाएंगे, और अंतिम में याम आ जाना है। नाम और याम में याद रखना कि षष्ठी विभक्ति जब बहुवचन बनता है तो नाम लिखते हैं, और सप्तमी विभक्ति एक वचन बनाते हैं तो हमारा याम शब्द आ जाता है। तो इस प्रकार से हमें आशा है कि आप लोगों ने बनाए होंगे। तो अब हम अपने कहाँ पर चलते हैं, वाक्यों में प्रयोग पर चलते हैं कि प्रथमा विभक्ति में हम किस प्रकार से रूपों को प्रयोग करेंगे। कि जैसे ये लिखा है छात्रा पढ़ती है, तो छात्रा पढ़ती है, कौन पढ़ रहा है, छात्रा। क्रिया कौन कर रही है, छात्रा। तो छात्रा कौन हो गई, कर्ता। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। तो प्रथमा विभक्ति, और छात्रा एक ही है, दो छात्राएं नहीं लिखा है, इसमें एक छात्रा लिखा है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, छात्रा पढ़ती है, पठन्ति। अब ये बताइए अगर दो होती तो क्या हो जाता है इसमें, छात्रे। यदि दो छात्राएं पढ़ रही होती तो इसी में क्या बन जाता हमारा, छात्रे पठतः। और यहीं पे यदि हमारी बहुत सारी छात्राएं होती और पढ़ रही होती तो हम कहते छात्राः पठन्ति। तीनों रूप बता दिया आपको, समझ में आ गया कि छात्राः पठति, सॉरी यहाँ पे पठति लिखना है, छात्रा पठति, छात्रे पठतः, छात्राः पठन्ति। ठीक है। अब वहीं पे देखिए, अब दो बालिकाएं का आ गया कि दो बालिकाएं विद्यालय जाती हैं। ये दा में या लगता है, धा नहीं आता है। ठीक है, ये जो मिसप्रिंट हो गया इसमें। दो बालिकाएं विद्यालय जाती हैं, तो दो बालिकाओं के लिए कौन सा, बालिका का अर्थ क्या होता है, लड़कियों को बालिकाएं कहते हैं। तो दो बालिकाओं को क्या कहेंगे हम, इसमें कौन सा रूप लगाएंगे, द्विवचन वाला। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा कि दो बालिकाएं, तो हो जाएगा बालिके कहां जाती हैं, विद्यालय। तो विद्यालयम कहां को जा रही हैं, विद्यालय को। तो ये हमारा हो जाएगा विद्यालयम, और जाती हैं दो हैं, तो क्या हो जाएगा, कौन सी क्रिया आएगी, द्विवचन वाली, तो हो जाएगी गच्छतः। ठीक है, बालिके विद्यालयम गच्छतः, यानी दो बालिकाएं विद्यालय जाती हैं। अब सीता मृग देखती है। सीता किसको देखती है, मृग को देखती है। तो सीता किस वचन में है, एक वचन में है। तो सीता का नाम किस प्रकार से, एक वचन में नाम कैसा आता है, वैसा का वैसा ही आता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सीता किसको देख रही है, मृग को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मृग में मृगम। मृगम क्या करती है, देखती है, तो क्या हो जाएगा, पश्यति। ठीक है, मृग को देखती है, यानी मृग देखती है या मृग को देखती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सीता मृग मृगम पश्यति। अब ये लिखिए, साड़ी नहीं है, ये सारी है। सारी चिड़िया, चिड़िया भी गलत लिखा है, हम दूसरा वाक्य लिख देते हैं, चिड़िया, सारी चिड़िया पानी पीती हैं। तो बहुत सारी चिड़ियां हैं, बहुवचन का रूप आ जाएगा। तो जैसे छात्रा का रूप बना, तो यहाँ पे चिड़िया को क्या कहते हैं, चटका, और बहुवचन में क्या लग जाता है, विसर्ग। तो क्या हो जाएगा, चटकाः पानी पीती हैं, किसको पी रही हैं, पानी को। तो पानी का रूप किस प्रकार बनेगा, द्वितीया विभक्ति में जलम, और पीती हैं बहुत सारी चिड़ियां हैं, तो पिबती नहीं आएगा, पिबतः नहीं आएगा, पिबंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिबंती।
ठीक है, चटकाह जलम पिबन्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आया कि हम कहाँ कैसे रूप बनाएंगे। एक वचन के लिए वही एक वचन वाला प्रथमा विभक्ति कर्ता के रूप में चल रहा है। यहाँ पे सब कोई ना कोई काम कर रही हैं, जैसे छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं, बालिकाएं विद्यालय जा रही हैं, सीखता मृग को देख रही है और चटका जल पी रही हैं। यानी यहाँ पे ये सारी जो स्त्रीलिंग जो शब्द हैं वो कर्ता के रूप में है, कर्ता के रूप में है, इसलिए उनमें प्रथमा विभक्ति के रूपों को बनाया। एक वचन था तो एक वचन, दो है तो द्वे और बहुत से हैं तो बहुवचन। अब यदि एक और इसमें हमने कंडीशन और बता दें कि यदि यहाँ पे ये सब कार्य नहीं कर रही होती, कोई काम को नहीं कर रही होती, तो क्या इनका क्या रूप नहीं बनते क्या? यदि हम सीधा ये कहते कि यह बालिका है, यदि हम यह कह देते कि यह छात्रा है, या हम कह देते कि यह साइकिल है, या हम कहते कि ये दो मेजें हैं, तो क्या ये कार्य नहीं कर रही हैं? जैसे साइकिल है अभी कोई कार्य नहीं कर रही है, मेज कोई कार्य नहीं कर रही है, छात्रा कोई काम नहीं कर रही है, ये सिर्फ इनका हम इनको आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, इनका सिर्फ हम नाम बता रहे हैं, तो क्या इनके कौन से रूप नहीं बनेंगे? हाँ बनेंगे। किस विभक्ति में बनेंगे? प्रथमा विभक्ति के अनुसार बनेंगे। अगर एक है तो एक के अनुसार बनेंगे, दो है तो दो के अनुसार बनेंगे, और बहुत सारे हैं तो बहुत सारे के। हम ये कहें कि ये संदूक हैं। अब जैसे अगर सिर्फ हम नाम बता रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? यह छात्रा है, तो यह के लिए क्या आएगा? कौन सा शब्द लगाते हैं? एषा, तो क्या हो जाएगा? एषा कौन है? छात्रा, तो हम कहेंगे छात्रा, यह छात्रा है। दो होती तो वहीं पे क्या हो जाता? अगर दो छात्राएं होती तो क्या हो जाता? एते छात्रे। और बहुत सारी छात्राएं होती तो क्या हो जाता? एताः छात्राः। ठीक है, जरूरी नहीं है एक में है, द्विवचन में भी हो सकती, बहुवचन में भी हो सकती है, तो हम इस प्रकार से इनके रूप बना लेते हैं। तो आगे चलें। यह साइकिल है, अगर यह साइकिल है, या हम कहें वह साइकिल है, वह साइकिल है, यह का एषा बता दिया, अब हम कहें वह साइकिल है, तो बताइए वह शब्द के लिए, किसी भी स्त्रीलिंग शब्द के लिए वह के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? कौन सा सर्वनाम शब्द आता है? सा। ये हम वैसे बहुत बार आपको बता चुके हैं, नहीं तो कम से कम 10 से 20 टाइम आपको बता चुके हैं। सा और को क्या है? वो द्विचक्रिका है। साइकिल को कहते हैं, साइकिल को क्यों द्विचक्रिका कहते हैं? क्योंकि साइकिल में टू व्हील्स होते हैं। तो बाइसिकल क्यों कहा जाता है उसको? क्योंकि उसमें दो साइकिल्स होते हैं, दो चक्र होते हैं। तो हमारी संस्कृत सही कहती है कि द्विचक्रिका, यानी दो चक्र हैं जिसमें, वो हमारी साइकिल हो गई। तो सा द्विचक्रिका। ठीक है, दो होती साइकिलें तो क्या कहते हैं हम? द्विचक्र के, और बहुत सारी होती तो हम क्या कहते हैं? द्विचक्रिका। ठीक है, वही शब्द बन जाता। ये लिखा है कि ये दो मेजें हैं, यानी मेज को क्या कहते हैं? टेबल को क्या कहते हैं? हमारी उत्पीठिका। मेज शब्द समझ में आ रहा है? किसको कहते हैं? टेबल को कहते हैं, है ना। तो हम क्या कहेंगे? ये दो मेजें हैं, तो हम क्या कहेंगे? ये, अब दो आ रही हैं, ये दो के लिए बात आ रही है, तो अब एषा नहीं आएगा, सा नहीं आएगा, ये दो, यह नहीं आ रहा है, ये दो आ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एते। क्या आ जाएगा? एते। एषा एते एता। एषा एक के लिए होता है, एते दो के लिए होता है, और एता बहुवचन के लिए होता है। तो एते उत्पीठिके। एते उत्पीठिके। ठीक है, अब ये संदूक हैं, है नहीं है, दो संदूक है नहीं है, ये संदूक हैं, तो हम क्या कहेंगे? संदूक किसको कहते हैं? पेटी को, पेटिका। तो ये हो गए, तो यहां पे क्या आ जाएगा? एताह क्या हो जाएंगे? बहुत सारे संदूक हैं तो ये हो जाएंगे पेटिकाह। एताह पेटिकाह। अब है शब्द भी बनाना है तो हम क्या कहेंगे? एषा छात्रा अस्ति। सा द्विचक्रिका अस्ति। एक है के लिए अस्ति, दो के लिए स्तः,
एते उत्पीठिके स्तः, और बहुत सारे के लिए हो जाएगा हमारा एताः पेटिकाः सन्ति। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रकार से लीजिए, हमने पूर्ण वाक्य भी बना लिया, अनुवाद भी करना सीख गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसी को कोई परेशानी है, समझ में आ गया सभी को, तो हम अपने आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इनके सभी को आपको समझ में आ गया। ये सारी थोड़ा गलत लिखा हुआ था, ये सारी चिड़ियाँ पानी पीती हैं लिखा था, तो हम कहेंगे चटकाः जलम पिबन्ति। ठीक है, चलिए आगे, तो आगे बढ़े हम ये देखेंगे। अब द्वितीय विभक्ति पर हम पहुंचेंगे कि द्वितीय विभक्ति हम किन शब्दों में प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से उनके हम रूपों को बनाते हैं। तो आप सभी को पता है कि द्वितीय विभक्ति कहाँ पर होती है, कर्म कारक में लगती है, जहाँ पर कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है, क्रिया के द्वारा जिसको करना चाहता है, वो हमारी क्या हो जाती है, हमारी द्वितीय कर्म कारक हो जाता है, और उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ के हम चलते हैं कर्म कारक की ओर कि हमारे जो द्विवचन के रूप हैं वो किस प्रकार बनेंगे। तो पहले तो हम ये लिखते हैं कि द्वितीय विभक्ति में हमारे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप किस प्रकार बनते हैं कि यहाँ पे हो जाता है हमारा अम शब्द लग जाता है, यानी बालिकाम, ये हमारा बालिकाम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बन जाता है, बालिके। द्विवचन और बहुवचन में परिवर्तन नहीं होता है, और बालिका। ठीक है, तो ये देखिए कि यदि अब हमारा अर्थ को शब्द के लिए आए, जहां पर को का अर्थ आए कि पुस्तक को, जब हम अपने अकारांत शब्दों को पढ़ते थे तो उसमें कहते थे हम पुस्तक को पढ़ते हैं, पत्र को लिखते हैं हम, ये नहीं, कहीं कहीं पे को का छुपा हुआ होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर राम पुस्तक पढ़ता है, किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को शब्द छुपा है लेकिन अर्थ उसमें को का आ रहा है। जैसे हमने कहा कि बालक पत्र लिखता है, तो लिखना उसकी क्रिया है, लेकिन लिखने के द्वारा वो किसको लिखना चाह रहा है, पत्रों को लिखना चाहता है। बालक भोजन करता है, तो बालक जैसे भोजन कर रहा है, खाना खाना उसकी क्रिया है, लेकिन उसके द्वारा वो किसको खाना चाह रहा है, भोजन को खाना चाह रहा है। ओदनम भुंगते, बालकः ओदनम भुंगते, यानी बालक चावल को खाता है। ओदन किसको कहते हैं, हमारे चावल को कहते हैं। तो को चावल को खाता है, भाई खाने की तो उसकी क्रिया है, लेकिन वो चाह किसको रहा है, ओदन को, यानी चावल को। तो चावल हो गए, पुस्तक हो गए, पत्र हो गए। भाई हो सकता है कहीं पे को शब्द ना लिखा हो, लेकिन जहाँ पे को शब्द उसमें छुपा हुआ हो वो हमारा कर्म कारक हो जाता है। कर्मणि द्वितीया सूत्र हमारा कहता है कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का आप प्रयोग कीजिए। तो अब यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिनमें हम द्वितीय विभक्ति को लेकर चलेंगे। अब जैसे ये लिखा है कि यह झूला है, तो हम क्या कहेंगे इसको, यह शब्द क्या प्रयोग करेंगे पास के लिए, झूला शब्द क्या है, झूला को क्या कहते हैं, दोला। क्या कहते हैं, दोला। ठीक है, और यह शब्द आपको पता है कि किसी स्त्रीलिंग शब्द के लिए अभी लास्ट में भी बताया कि क्या प्रयोग करते हैं, एषा। क्या प्रयोग करते हैं, एषा दोला। और है शब्द के लिए हम क्या कहेंगे, अस्ति। एषा दोला अस्ति। ठीक है, अब वहीं पर अब दूसरा, अब यहाँ पे देखिए जो झूला था उसने कोई क्रिया की क्या, झूला को झूलने वाला कोई बता रहा था, नहीं बता रहे थे। यहाँ पे सिर्फ ये बताया है कि इसका रूप बता दिया। तो हमने आपको बताया कि किसी का सिर्फ नाम बताया जा रहा हो तो हम सिर्फ उसमें क्या करेंगे, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यदि वहीं पे हम कहते कि झूला को, तो अगर कहते झूला को झूलती है तो हम कहते कि वह झूला को झूलती है, तो ये दोला शब्द क्या बन जाता, दोलाम बन जाता। क्या बन जाता, दोलाम। झूला को झूलती है, यानी बालिका झूला को झूलती है, तो क्या कहते हैं हम, यहाँ पे अपना दोला शब्द नहीं आता, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं करते, हम क्या करते, द्वितीय विभक्ति के एक वचन का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इन्होंने कहा कि यह झूला है, तो हमने कह दिया एषा दोला अस्ति, प्रथमा की तरह बनाए। अब हमारा जो अगला वाक्य आता है वो कहता है कि घड़ी समय बताती है। अब समय बताने का कार्य, ठीक है, किसको बता रही है, घड़ी जो है किसको बता रही है, समय को बता रही है। और समय हमारा शब्द कैसा है, हमारा अकारांत है, आकारांत नहीं है, क्या है, अकारांत है। तो घड़ी तो उसका नाम है, समय बताने वाली कौन हो गई, घड़ी। तो यहाँ पे भी ये हमारी द्वितीय ना होगी, किस में आई, प्रथमा में। तो
तो यहाँ पे हम लिखेंगे घटिका, ठीक है, घटिका समयम, समय को, तो समय क्या हो गया हमारा, समय अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया और उसका ये कौन हो गया, कर्म हो गया, है ना। क्रिया जो कर्ता का जो कर्म कौन है, समय, यानी बताना तो उसका कार्य है लेकिन किसको बताती है घड़ी, समय को बताती है, तो समय उसका कर्म हो गया। तो कर्म कर्मणि द्वितीया, तो कर्म की द्वितीया विभक्ति में रूप बनता है, तो यहां हो जाएगा हमारा समयम और बताती है तो सूचयति, सूचयति, ठीक है। अब यहीं पर हम कहते हैं कि वह घड़ी को देखता है, क्या कहते हैं कि बालक घड़ी को देखता है। तो अब हम इसको ये अभी हमारी जो प्रथमा विभक्ति कर्ता के रूप में है, इसको अब हम क्या बना लेते हैं, कर्म बनाते हैं अपना। कैसे बनेंगे कि हम कहेंगे बालक घड़ी को देखता है, ठीक है, बालक घड़ी को देखता है। तो अब यहाँ पे ये बालक कौन हो गया, हमारा कर्ता हो गया, कार्य करने वाला कौन हो गया, बालक, देखना उसकी क्रिया हो गई, लेकिन वो देखने किसको देखना चाह रहा है, घड़ी को, तो वो घड़ी उसकी कर्म कारक हो गई। तो देखना उसकी क्रिया हुई तो हम क्या कहेंगे, पश्यति, लेकिन किसको देख रहा है, घड़ी को। तो घटिका शब्द होता है घड़ी का, संस्कृत में घटिका कहते हैं, और उसका हम द्विवचन का रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटिकाम, क्या हो जाएगा, घटिकाम, ठीक है, घटिकाम। यदि दो घड़ियों को देख रहा होता तो क्या हो जाता हमारा, घटिके, क्या हो जाता, घटिके। और बहुत सारी घड़ियों को देख रहा होता, भाई किसी शॉप पे गया, वो एक को नहीं देख रहा है, उसको दो नहीं लेनी, उसको बहुत सारी लेनी है, तो वो क्या करता, तो क्या हो जाता, घटिकाः पश्यति। बस इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कर्म कारक बन गई। वही जो घटिका यहाँ पे कर्ता थी, यानी वो समय को सूचित कर रही थी, वही घड़ी यहाँ पे उसमें को शब्द लग गया तो वो हमारी क्या बन गई, कर्म कारक बन गई। उसकी प्रथमा की जगह पे हमारे द्वितीया के रूप बन गए, ठीक है। देखिए कर्ता और क्रिया, अब इसमें हमने प्रथमा और द्वितीया दोनों चीजें सीख ली। कैसे कि यहाँ पे लिखा है कि घड़ी समय बताती है, तो यहाँ पे समय बताने का कार्य कौन कर रही है, घड़ी, तो वो हमारी बनी घटिका, यानी प्रथमा विभक्ति में बनी। और यहीं पे जब वो को हो गई, घड़ी को देखता है, अब वो कर्ता का कार्य करने वाला दूसरा हो गया और वो उसकी इच्छित वस्तु हो गई, तो वो हमारी कर्म हो गई, तो कर्म की और द्वितीय विभक्ति के रूप बना लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे के कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं हम, कि ये बताते हैं कि नाविक नौका चलाता है, नाविक नौका चलाता है। यदि हम कहते कि वह नौका है, तो यहां पे क्या होता, यहां पे वो क्या हो जाती, प्रथमा विभक्ति में उसका रूप बनता। क्यों, क्योंकि वहां पे नौका का उसका नाम बताया जा रहा है, उसको आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है कि ये क्या है या वह क्या है। तो कहा वह नौका है, तो हो गया सा नौका, और जैसे इज के लिए क्या है के लिए इज कहते हैं इंग्लिश में, वहीं संस्कृत में कहते हैं अस्ति, सा नौका अस्ति, ठीक है। वहीं दो नौकाएं होती तो हम क्या कहते, नौके स्तः, सा और यहां पे हो जाता ते नौके स्तः। और बहुत सारी नौकाएं होती तो वहीं पर हम कहते ताः नौकाः सन्ति, ठीक है। तो ये हमारे किस में परिवर्तित हुए, प्रथमा विभक्ति में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक नौका, दो नौका या बहुत सारी नौकाओं के उनके नाम बताए जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये नौका प्रथमा विभक्ति संज्ञा शब्द ना रह के यहाँ पर क्या बन गई, कर्म बन गई, क्योंकि नाविक चलाता है, नाविक की क्रिया को क्या हो रही है, चलाना, लेकिन वो चलाने की क्रिया के द्वारा किसको चलाना चाह रहा है, नौका को।
तो को शब्द यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन को शब्द इसके अंदर छुपा हुआ है। तो ये हमारा क्या ये वाली नौका क्या बन गई, हमारी कर्म कारक बन गई। तो हम कहेंगे नाविकः, अब कर्ता कारक कौन हो गया, नाविक हो गया। तो नाविक में हमने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर दिया। तो नाविकः चलाता है, चालयति, चालयति, ठीक है, चलाता है। अब किसको चलाता है, नौका को। तो नौका को चला रहा है, एक नौका को चला रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, नौकाम। नाविकः नौकाम चालयति। और यदि यहां पे दो नौकाओं को चला रहा होता तो क्या हो जाता, नौके, नाविकः नौके चालयति। और बहुत सारी नावों को चला रहा होता तो वही क्या हो जाता है, बहुवचन का रूप आ जाता। तो यहाँ पे हो जाता नौका चालयति, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब आप एक चीज कहेंगे कि इनमें क्यों परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि नाविक एक ही है और एक वचन की क्रिया इसमें लगाई गई है। एक वचन का कर्ता है तो एक वचन की क्रिया। इनमें परिवर्तन कब होता, जब यहाँ पे हम कहते हैं कि दो नाविक दो नौकाएं चलाते हैं, तब यहाँ पे हमारा हो जाता कि दो नाविक के लिए हम कौन सा रूप लगाते, औ वाला, यानी अकारांत पुल्लिंग वाला। तो ये हो जाता हमारा नाविकौ। नाविकौ किसको चला रहे हैं, नौकाओं को, दो नौकाओं को चला रहे हैं। तो ये हो जाएगा नौके चालयति, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, और यहाँ पे अब ये तीना हो के क्या हो जाता, तह हो जाता, चालयतः हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि कहाँ पे हम उसको, जब उसको आइडेंटिफाई करते हैं या फिर उसके द्वारा कोई क्रिया हो रही होती है, तब हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और जब वो कर्ता का प्रिय वस्तु बन जाती है, ईप्सित वस्तु बनती है, तो वो ही हमारी कर्म में परिवर्तित हो जाती है। और कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। कर्तुरीप्सितमम कर्म, यानी कर्म, कर्ता का जो ईप्सित होता है, प्रिय होता है, वो हमारा कर्म कारक हो जाता है। अब देखिए कि हम चिड़ियों को देखते हैं, वहीं पे हमने जब प्रथमा विभक्ति में इनको कहा था तो हमने कहा था कि ये चिड़िया है, यही बताया था। तो ये जो चिड़िया थी वो क्या बनी थी, हमारी प्रथमा विभक्ति में बनी थी। तो इसको हमने क्या लगा था कि एषा चटका अस्ति, यही कहा था हमने, यही बताया था कि यदि किसी का नाम सिर्फ बता रहे हैं तो प्रथमा विभक्ति में। लेकिन अब यहीं पर देखिए, ये प्रथमा विभक्ति से कर्ता कारक से ये क्या बन गई, हमारी कर्म कारक बन गई। कैसे, उसमें लिखा है कि हम चिड़ियों को देखते हैं। अब हम इसमें कर्ता हो गए तो हम कौन हो गए, हम प्रथमा विभक्ति में आ गए, और देखना हमारी क्रिया हो गई। और हम देखने के द्वारा किसको देखना चाह रहे हैं, चिड़ियों को देखना चाह रहे हैं। तो जो हमारी चिड़ियां हैं अब वो कर्ता ना रह गई, वो क्या हो गई, हमारी कर्म हो गई। तो अब हम यहाँ पे इनका रूप जैसे बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, हम को क्या लिखेंगे, हम वयम, हम किसको देख रहे हैं, चिड़ियों को, बहुत सारी चिड़ियों को। तो कौन सा बहुवचन का रूप आएगा, तो हमारा हो जाएगा चटकाह, ठीक है। चिड़ियों को देखते हैं, तो चिड़ियों को देखना किसकी हमारी क्रिया हो रही है, हमारी हो रही है, हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे चिड़ियों को का तो अर्थ हमने लगा लिया। अब हमारा क्या बचा, देखते हैं। तो क्रिया किसके अनुसार आएगी, अब कर्ता के अनुसार आएगी। और कर्ता किस पुरुष का है, यहाँ पे हम, यानी मैं, यानी उत्तम पुरुष का करता है, ना ही तुम है। तुम होता तो मध्यम लगाते हम, मध्यम पुरुष की क्रिया लगाते। किसी का नाम होता तो हम प्रथम पुरुष की क्रिया लगाते। लेकिन यहाँ पर ये हमारा कौन सा आ गया, उत्तम पुरुष का कर्ता आ गया। तो यहाँ पर अब क्रिया भी उत्तम पुरुष की आएगी। और यहाँ पे हम वयम लिखा है, तो आमी, आवह, आमह, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पश्यामह, क्योंकि मैं, हम दोनों और हम सब है। तो यहाँ पे हम लिखा हुआ है, ना ही यहाँ पे मैं दिख रहा है, ना ही यहाँ पे हम दोनों दिख रहा है। ना एक वचन का कर्ता दिखाई दे रहा है, ना ही द्विवचन का। यहाँ पे सिर्फ बता दिया कि हम। तो हम में बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है। सब लिखा भी ना हो तो भी अगर सिर्फ ये लिखा हो कि हम, तो इससे आप लगाएंगे कि ये बहुवचन की बात हो रही है। और यदि यहाँ पे हम दोनों होगा तो पता ही है कि दो के लिए बात हो रही है। और अकेला जब कर्ता होता है उत्तम पुरुष का तो वो मैं रहता है, मैं।
हम दोनों और हम देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया पश्यामः। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चल लेते हैं अपने किसकी ओर। अब हमारी द्वितीय विभक्ति हमें समझ में आ गई, तो अब हम करेंगे अपने तृतीया विभक्ति के अनुसार चलेंगे। तृतीया विभक्ति क्या होती है? करण कारक में करणे तृतीया, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। करण कारक क्या होता है हमारा? जो हमारी सहायता करता है। तो तृतीया विभक्ति किसमें होगी? करणे तृतीया। ठीक है, करणे तृतीया। तो तृतीया क्या होगी? कहां पर होगी? जहां पे करण कारक हुआ। करण कारक कौन होता है? क्रिया करने में जो सहायक होता है। ठीक है, काम को करने में, काम को पूरा करने में जो सहायता कर रहा है वो हमारा करण कारक हो गया। जैसे वह तूलिका से चित्र बनाती है, यह बनाता है। अब कोई लड़का है, वो किससे? तूलिका से बना रहा है। तूलिका यानी उसका पेंट ब्रश। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि वह शब्द किसके लिए आ रहा है? बनाता है, किसी लड़के के लिए आ रहा है। तो हम इसका रूप क्या बनाएंगे? सह। किससे बना रहा है? तूलिका से। अब हमें जबकि पता है कि जो हमारे तृतीया विभक्ति के हैं, एक वचन के लिए क्या बनता है हमारा? बालिकया, यही बनता है। हमने बताया था कि यहाँ के बड़े आ की मात्रा हट जाती है और या शब्द लग जाता है। द्विवचन के लिए क्या बनता है हमारा? भ्याम, भ्याम शब्द लग जाएगा तो हो जाएगा बालिका भ्याम। और वहीं पे अगर बहुवचन होगा तो क्या हो जाएगा उसका? बालिका भी, बालिका भी। ठीक है, तो ये हमारा एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन के ये तीनों रूप हो गए। तो अब हम कहेंगे कि ये तूलिका से बना रहा है, एक पेंट ब्रश से बना रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसके एक वचन के अनुसार रूप बन जाएंगे। तृतीया विभक्ति के एक वचन के अनुसार रूप बनेगा, क्योंकि ये करण कारक है। चित्र बनाने में, चित्र उसकी क्या हो गया? कर्म हो गया, बनाना उसकी क्रिया हो गई। लेकिन अब चित्र किससे बना रहा है? वो कौन सहायता कर रहा है उसका चित्र बनाने में? तूलिका, यानी उसका जो पेंट ब्रश है वो उसकी सहायता कर रहा है। जो हेल्प करता है, जो सहायक होता है, वो हमारा क्या हो जाता है? करण कारक होता है। और करणे तृतीया हमारा सूत्र कहता है कि करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये तूलिका एक है, तो एक वचन का प्रयोग हम करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? तूलिकया। क्या बन जाएगा? तूलिकया। सह तूलिकया, यानी वह तूलिका से चित्र को बनाता है। तो चित्र कौन हो गया? कर्म हो गया, तो हो जाएगा हमारा चित्रम। चित्रम बनाता है, तो क्या हो जाएगा? रचयति। ठीक है, तो ये हो जाएगा सह वह तूलिकया, तूलिका से चित्र बनाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि एक वचन का रूप कहाँ पे लगाएंगे तृतीया में? जहां पर कोई सहायता कर रहा होगा। अब देखिए, अब राम और मोहन की किसने सहायता की बाजार जाने में? राम और मोहन 2 साइकिलों से बाजार जाते हैं। राम और मोहन किससे जा रहे हैं? 2 साइकिलों से। राम और मोहन का जाना उसकी क्रिया है, और वो कहाँ जाना चाह रहे हैं? बाजार जाना चाह रहे हैं। लेकिन बाजार जाने में सहायता कौन कर रहा है? उनकी 2 साइकिलें। तो 2 साइकिल उनकी कौन हो गई? करण कारक हो गई। तो इनके हम किस प्रकार से रूप बनाएंगे? करण कारक की तरह से। तो करण कारक में द्विवचन का क्या आ जाता है हमारा? भ्याम शब्द लग जाता है। तो हम कहेंगे राम रामः मोहनः च। हमने चा का आपको बताया था कि और शब्द के लिए हम चा का प्रयोग करते हैं, उसको हम अंत में भी लगा सकते हैं या हम बीच में भी लगा सकते हैं। रामः च मोहनः, रामः च मोहनः 2 साइकिलों से, तो क्या हो जाएगा हमारा? द्विचक्रिकाभ्याम, द्विचक्रिकाभ्याम कहाँ जाते हैं? बताइए, बाजार जाते हैं। द्विचक्रिकाभ्याम यानी 2 साइकिलों से कहाँ जाते हैं? बाजार। तो हो जाएगा आपणम, यानी बाजार को जा रहे हैं ना, जाना उनकी क्रिया है, लेकिन कहाँ जाना चाह रहे हैं वो? बाजार। तो वो कर्म कारक हो गया। आपणम गच्छतः,
जाते हैं। अब उसकी जाने की क्रिया हम लगा देंगे किसके अनुसार, द्विवचन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राम और मोहन 2 लड़के हैं, तो क्रिया भी हमारी द्विवचन की आई। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले, यहाँ पे देख लीजिए कि द्विवचन यहाँ पे थे, कर्ता थे, उनका कर्ण भी द्विवचन में था, यानी 2 साइकिलें थी। बाजार उनकी क्रिया थी, बाजार उनका कर्म था और क्रिया उनकी जाना थी। तो क्रिया हमारी गच्छति नहीं आया, गच्छन्ति नहीं आया, यहाँ पे आया गच्छतः। क्यों? क्योंकि द्विवचन है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम अपने अगले उदाहरण पर, जो क्या कहता है कि छात्र नौकाओं से जल विहार करते हैं। तो छात्र इसके कर्ता हो गए, करना उसकी क्रिया हो गई, किसको? विहार करना उनकी क्रिया हो गई। और किसका विहार करना चाहते हैं, किसको घूमना चाहते हैं? जल में घूमना चाहते हैं, जल उनका कर्म हो गया। और उनकी सहायता कौन कर रहा है जल विहार करने में? नौकाएं, यानी बोट है, उनकी सहायता कर रही हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या कहेंगे? छात्र करते हैं। अब समझ में आ गया कि ये छात्र एक नहीं है, बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिया हमें बता रही है कि करते हैं लिखा है, करता है नहीं लिखा है, इसमें करते हैं लिखा है। तो ये कर्ता हमारे कैसे है? बहुवचन में है, तो हम बहुवचन का रूप लगाएंगे छात्र। यहाँ पे करती है लिखा होता तो हम समझते कि यहाँ पे छात्राओं की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे करते हैं लिखा है तो समझ में आ रहा है हमें कि ये बालक शब्द की बात हो रही है, पुल्लिंगवाची शब्द की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम इनका बहुवचन का रूप बनाएंगे तो हो जाएगा छात्राः। अब कहेंगे नौकाओं से, तो अब बहुत सारी नौकाएं हैं, बहुवचन है, करण कैसा है? बहुवचन में है, तो हमारा तृतीया का बहुवचन रूप आएगा। तो हमारा रूप बनेगा नौका भी। नौका भी किसको विहार करना चाह रहे हैं? जल को, तो जल हमारा कर्म हो गया, जलम विहार करना उनकी क्रिया हो गई। तो हम क्या कहेंगे? जल विहारम कुर्वन्ति। क्यों? क्योंकि एक नहीं है, एक काम नहीं हो रहा है। कौन कर रहा है? बहुत सारे कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? छात्राः नौका भी जलम विहारम कुर्वन्ति, जल का विहार करते हैं या जल को विहार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये तृतीया विभक्ति का हमारा पूर्ण हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब नेक्स्ट वीडियो में हम चतुर्थी विभक्ति संप्रदान से अपने नए वीडियो की शुरुआत करेंगे और वहां से हम चतुर्थी संप्रदान के रूपों को पढ़ेंगे, उनके वाक्यों में प्रयोग सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।